नमस्कार, कॉम्पिटेंस जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू ग्रेजुएशन पार्ट 1 के अंतर्गत हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो है मगध साम्राज्यवाद के उत्थान को रेखांकित कीजिए, या इसको दूसरे तरीके से इस प्रकार पूछा जा सकता है कि हर्यक कुल के अधीन मगध के उत्कर्ष की भौतिक परिस्थितियों और राज्य सीमा को दर्शाएं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। सरल शब्दों में कोशिश करते हैं समझने का। पहली बात की मगध साम्राज्यवाद की बात हो रही है, तो थोड़ी सी भूमिका हम लोग देख लें कि क्या हो सकता है। तो पहली बात ये कि हम लोग जानते हैं कि मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना, और सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में उस समय के तत्कालीन जो इस तरह के राज्य और साम्राज्य थे उसमें इसका नाम लिया जाता है। काफी जटिल राजनीतिक व्यवस्थाएं थी यहाँ पे। साथ ही साथ इसके पास एक सुनियोजित सैन्य संगठन था, सेना थी इसके पास, और अनेक राज्यों को इसने अपने में मिलाया, यानी जो साम्राज्यवादी नीति थी उसका अनुसरण किया गया। साथ ही साथ एक समय ऐसा आया जब भारत के करीब करीब पूरे भूभाग पर मगध साम्राज्य का शासन स्थापित हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, फिर आगे सम्राट अशोक के समय में। लेकिन केवल चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक इस बड़े साम्राज्य के निर्माण का जो श्रेय था वो उनको नहीं दिया जा सकता है। इससे पहले और भी बहुत सारे शासक हुए और कई ऐसे कारक रहे जिसने मगध को अन्य जितने भी साम्राज्य हैं उसके मुकाबले सबसे आगे लाकर खड़ा किया और सबसे शक्तिशाली बनाया। तो आज उन्हीं कारणों की बात इस प्रश्न के उत्तर में हम लोग करेंगे। तो भूमिका में हम लोग ये सारी बातें लिख सकते हैं। इसके अलावे आप लोग जानते हैं कि मगध इससे पहले एक महाजनपद हुआ करता था, और 16 महाजनपद उस समय में भारतीय भूभाग में थे, जिसका विवरण हमको कई ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से मिलता है। जैसे बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय के माध्यम से ये जानकारी मिलती है। इसके अलावे एक और ग्रंथ है जो कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, उसका नाम है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र नामक ग्रंथ से भी इसकी जानकारी मिलती है। तो इन दो ग्रंथों का नाम हम लोग उल्लेख कर सकते हैं। इन दो ग्रंथों का, इन दो ग्रंथों में क्या बताया गया था, तो 16 महाजनपद थे जिसमें से कि एक मगध भी था। बाद में चल के ये मगध धीरे धीरे शक्तिशाली होता गया और अन्य महाजनपदों को भी इसने अपने में शामिल कर लिया, मिला लिया, और एक बड़े साम्राज्य का रूप ले लिया। तो इसके क्या कारण थे? कारणों की बात करने के क्रम में सबसे पहला कारण हम लोग लिख सकते हैं। पहला ये हो सकता है साम्राज्यवाद के उत्थान का कारण कि भौगोलिक परिस्थितियां जो मगध की थी उसकी बात कर ली जाए। तो पहला जो कारण लिख सकते हैं वो भौगोलिक परिस्थितियां। इसके अंतर्गत कुछ बातों को शामिल किया जा सकता है, जैसे मगध की जो दोनों राजधानियां थी, एक तो पाटलिपुत्र जो बाद में राजधानी बनी, उससे पहले राजगृह। तो राजगृह जो मगध की पुरानी राजधानी थी, ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ एक स्थान था, यानी इसको प्राकृतिक रूप से सुरक्षा मिली हुई थी और एक प्राकृतिक दुर्ग का निर्माण हो रहा था जिससे यह सुरक्षित था। तो इसका मतलब है कि इसकी राजधानी काफी सुरक्षित जगह पे थी। किसी राज्य की राजधानी का सुरक्षित होना बहुत मायने रखता है
कि आसानी से कोई उस पर आक्रमण नहीं कर सका। तो एक ये कारण हो सकता है। दूसरा, इसकी जो दूसरी राजधानी थी, जो पाटलिपुत्र थी, जो बाद में बनी और ज्यादा प्रसिद्ध हुई, ये गंगा, सोन और गंडक, इन तीन नदियों का जो मिलन स्थल है उसके आसपास का क्षेत्र है। तो यानी जल दुर्ग का यहाँ पे निर्माण हो जाता है, यानी जल के द्वारा ये तीन ओर से घिरा था। तो ये भी एक तरह से प्राकृतिक रूप से सुरक्षित स्थान था। इसका मतलब ये हुआ कि इस सुरक्षा के कारण ये जो क्षेत्र है उस पर आक्रमण आसानी से नहीं किया जा सकता था। एक और कारण जल के करीब होने का फायदा ये था कि आसानी से जल मार्ग द्वारा व्यापार किए जा सकते थे और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता था, चाहे वो भारी वस्तुएं ही क्यों ना हो। तो भौगोलिक परिस्थितियां मगध के अनुकूल थी। भौगोलिक परिस्थितियों के अंतर्गत कुछ और बात अगर हम लोग चर्चा कर लें तो एक ये कि ये जो पूरा इलाका था वो पहले जंगल हुआ करता था, यानी मगध का जो क्षेत्र था ये जंगल का क्षेत्र था। बाद में चल के इस जंगल की सफाई की गई और यहाँ पे कृषि यानी खेती का काम शुरू हुआ और खेती के मामले में ये क्षेत्र काफी विकसित हुआ आगे चल के। और चूंकि कृषि अच्छा था तो लोगों को खाद्यान्न का दिक्कत नहीं था, भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। तो ऐसे जगह पे एक राज्य और साम्राज्य के विस्तार की संभावना अच्छी खासी बन जाती है। तो कृषि का विस्तार होना एक कारण हम लोग मान सकते हैं। कृषि का विस्तार कैसे हुआ? तो जंगलों की सफाई हुई। जंगलों की सफाई में एक प्रमुख जो उपकरण है वो होता है हल। अगर हमारे पास हल होगा तो हम खेतों को अच्छे से जोत सकते हैं, उसकी जुताई हो सकती है। साथ ही साथ जंगलों को साफ करने में हमें लोहे के औजार की जरूरत पड़ती है। तो एक अन्य जो कारक था इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ वो है लोहा। लोहा इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, यानी लौह अयस्क की मात्रा उपलब्ध थी, जो कि झारखंड का जो अभी इलाका है, जो उस समय बिहार का हिस्सा था, यानी दक्षिणी बिहार जो था, वहां पे लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। उनके उपयोग से औजार बनाए जा सकते थे और उन औजारों का उपयोग करके हल, जो कि खेती में ज्यादा कारगर साबित हुए जब लोहे के फाल बनने शुरू हो गए तो। और दूसरा, जंगलों की सफाई में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो एक ये पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं। इसके अलावे, कृषि के अलावे ये क्षेत्र व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध हुआ धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि कृषि जहाँ पे अच्छा होगा धीरे धीरे व्यापार की भी संभावनाएं जन्म लेगी और जो छोटे मोटे शिल्प उद्योग हैं, स्पेशली जो धातु से जुड़े हुए उद्योग थे, उन सब में वृद्धि हुई और उसका परिणाम ये निकला कि ये क्षेत्र काफी डेवलप हो गया व्यापारिक मामलों में भी। और बाद में चल के चूंकि व्यापार को राज्य का संरक्षण मिला, राज्य का प्रोत्साहन मिला, तो इस सब के कारण व्यापार में और ज्यादा वृद्धि हुई। खेती के साथ एक पॉइंट और हम लोग चर्चा ये कर सकते हैं कि खेती के लिए सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध थी। चूंकि नदियों का क्षेत्र था तो जल का कोई दिक्कत नहीं था। उत्तरी बिहार स्पेशली, दक्षिण बिहार में भी कई सारी नदियां हैं, तो वहां भी खेती में सिंचाई का जो एक समस्या आती है वो भी यहाँ पे नहीं था। आगे बात करते हैं हम लोग। ये कुछ भौगोलिक कारक थे जो इसको प्रभावित कर रहे थे। यहाँ का जो भूगोल था उससे इसको कैसे मदद मिला इस साम्राज्य के बनने में। आगे अगर बात कर लें तो युद्ध के स्तर पे, जो कि उस समय में साम्राज्य के विस्तार के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता था, तो युद्ध की अगर बात कर लें तो युद्ध में एक सेना की जरूरत होती है। सेना के साथ साथ हथियार, हथियार के साथ साथ उस समय मगध के पास जो एक वेटेज था वो ये था कि इसके पास हाथियों की सबसे बड़ी सेना थी। उस समय पूरे विश्व में हाथियों की सबसे बड़ी सेना मगध के पास थी, क्योंकि ये जो इलाका था बिहार, झारखंड और स्पेशली असम वाले क्षेत्र से यहाँ हाथी लाया जाता था और उसको सेना में शामिल किया जाता था। तो हाथी का सेना में शामिल होना एक एडवांटेज प्रदान करता था शत्रु सैनिक के खिलाफ, क्योंकि ये ऊंचाई से हमला कर सकते थे। बड़े बड़े दुर्गों को तोड़ने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे हाथी। और बड़ी सेना में भी अगर हाथी को दौड़ा दिया जाए तो उससे भगदड़ मच जाता था। तो इस सब का परिणाम ये होता था
कि एक आसान जीत मिल जाती थी मगध की सेना को। यहाँ तक कि उस समय में आगे चल के जब नंद वंश का शासक था, तो सिकंदर का आगमन हुआ था भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर। तो यहाँ तक कि सिकंदर की उतनी बड़ी सेना, जो विश्व विजयी सेना थी, वो भी मगध की सेना के बारे में जानकर डर गई थी। उसमें भी खौफ का माहौल हो गया था कि इसके पास हाथी इतनी ज्यादा मात्रा में है, तो फिर हम इससे युद्ध कैसे लड़ पाएंगे। तो युद्ध के क्षेत्र में एक तो ये, चूंकि हाथी इनके पास था, दूसरा ये कि हथियारों की दिक्कत नहीं थी, क्योंकि पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि लोहा इस क्षेत्र में उपलब्ध था और लोहे के साथ अन्य धातुएं मिलाकर मिश्र धातुओं से मजबूत हथियार बनाए जाते थे। तो इन हथियारों के माध्यम से शत्रुओं पर विजय आसानी से प्राप्त किया जा सकता था, क्योंकि हथियार प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। इसके बाद अगर बात कर लें, तो ये सब तो कुछ भौगोलिक और अन्य कारण हो गए। एक जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि क्या केवल इसी सब के मदद से मगध इतना शक्तिशाली हो गया? तो उत्तर है नहीं। इसके लिए और कुछ कारण थे। वो कारण क्या थे? तो यहाँ के जो शासक हुए, यानी जो शासक हुए मगध के, उन शासकों की जो व्यक्तिगत योग्यता थी, इस मामले में भी मगध श्रेष्ठ साबित हुआ। जैसे हम लोग कुछ शासकों का अगर उदाहरण लें, आगे हम लोग देखेंगे हर्यक वंश से जुड़े हुए शासक थे, बिंबिसार या फिर अजातशत्रु, या फिर नंद वंश के समय में जो शासक हुए, महापद्मनंद, धनानंद, या आगे चल के जब विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य आए। तो इन शासकों ने अपनी व्यक्तिगत योग्यता का भरपूर उपयोग किया और इसका परिणाम ये निकला कि मगध बाकी के जो महाजनपद थे उस पर अपनी श्रेष्ठता साबित कर सका। तो जो शासक थे उनकी व्यक्तिगत योग्यता को हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते हैं। इसके अलावे और अगर बात करें, तो शासकों के साथ साथ राज्य का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है प्रजा। तो मगध की प्रजा के बारे में भी कहा गया कि ये काफी फ्लेक्सिबल किस्म की थी, यानी इसमें लोचशीलता का गुण था और इसमें सहिष्णुता का भी गुण था, यानी ये सबको अपने साथ शामिल कर लेती थी। साथ ही साथ एक और बात कहा गया मगध के प्रजा के बारे में कि ये शासकों पर पूर्ण विश्वास रखती थी, यानी सारा जिम्मा शासकों पर छोड़ देती थी कि आप जो करेंगे वही सही होगा, हम लोगों को वो एक्सेप्ट है। यानी शासकों पर एक मजबूत विश्वास था इनका, और इसका परिणाम ये निकलता था कि शासक मजबूती से कोई निर्णय ले पाते थे। तो ये तो प्रजा की बात हो गई। इसके बाद अगर बात करें, तो चूंकि प्रश्न में एक जिक्र ये था कि हर एक कुल के अधीन अगर बात कर लें कि हर एक कुल के अधीन मगध राज्य कैसे आगे बढ़ा, तो सबसे पहले हर एक कुल में जिस व्यक्ति का नाम आता है वो थे बिंबिसार। ध्यान रखिएगा ये बिंबिसार हैं। और एक और इन्हीं से मिलता जुलता नाम है, वो बिंदुसार हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो बिंबिसार हड़यक वंश की स्थापना की गई इनके द्वारा, और इनके द्वारा जो कुछ नीतियां अपनाई गई उसने मगध को एक नए साम्राज्य की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उसमें कुछ नीतियों की अगर बात कर लें, तो इन्होंने बिंबिसार के द्वारा राज्य विस्तार के लिए जो नीतियां अपनाई गई उसमें एक पहला नीति था वैवाहिक संबंध। यानी इन्होंने कई सारे विवाह किए और विवाह का मकसद ये था कि इससे राज्य का विस्तार हो। यानी जिस किसी राज्य के राजकुमारी से ये विवाह करते थे उस राज्य से इसकी मित्रता हो जाती थी, या फिर उससे एक दोस्ताना संबंध हो जाता था, और उसका मतलब उससे आगे चल के मगध को कोई खतरा होने जैसी बात नहीं थी। तो इन्होंने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए उसमें कुछ नाम अगर हम लोग जिक्र करना चाहें, तो कोसल उस समय का एक जनपद था। यहाँ का
जो शासक था वो प्रसेनजीत था। इसकी बहन का नाम था महाकोसला, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी, महाकोसला। तो महाकोसला से इन्होंने विवाह किया। इसके अलावे और अगर वैवाहिक संबंधों की बात कर लें, तो एक क्षेत्र है मद्र, जो कि पंजाब का क्षेत्र था। मद्र देश लिख लेते हैं, देश का मतलब क्षेत्र हो गया उस समय के लिए। और यहाँ की राजकुमारी थी, नाम था उसका खेमा, या कहीं कहीं क्षेमा, दोनों लिखा हुआ मिल सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं, खेमा या क्षेमा। ये वहां की राजकुमारी थी। तो इससे भी विवाह हुआ। इसके बाद एक और क्षेत्र का नाम लिख लेते हैं, लिच्छवी। यहाँ की जो राजकुमारी थी उनका नाम था चेलना। ये तीन महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए, और ये तीनों जो क्षेत्र थे वो मगध के आसपास के क्षेत्र थे। तो इन तीनों क्षेत्रों से वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद की जो स्थिति हुई वो ये हुई कि अब इन तीनों क्षेत्रों से मगध को कोई खतरा नहीं रह गया। तो इसका आगे चल के फायदा मिलेगा मगध को, ये स्पष्ट है। इसके अलावे विवाहिक संबंध के अलावे इन्होंने, यानी कि बिंबिसार ने, कूटनीति का भी सहारा लिया। यानी कि बहुत सारे शासकों से संधियां की, जो अगल बगल के शासक थे, और अपने दूत भेजे इनके यहाँ। साथ ही साथ इन्होंने युद्ध और विजय की नीति भी अपनाई। यानी एक ओर जहां कूटनीति था, वहीं दूसरी ओर युद्ध एवं विजय। यानी जहां कूटनीति से बात नहीं बनी, इन्होंने युद्ध भी किया। तो इस सब का परिणाम ये निकला कि मगध राज्य का विस्तार यहीं से आरंभ हो गया, बिंबिसार के समय से ही, और आगे फिर ये और बढ़ने लगा। बिंबिसार के बाद हड़यक कुल के एक और महत्वपूर्ण शासक की अगर बात कर ली जाए, तो उनका नाम अजातशत्रु है। ये बिंबिसार के पुत्र हुए, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश की संज्ञा भी दी जाती है इतिहास में। तो अजातशत्रु के बारे में अगर बात कर लें कि मगध के साम्राज्यवाद में इनका क्या योगदान रहा, तो इन्होंने जो राज्य विस्तार की नीति थी उसको और आगे बढ़ाया, जिसकी शुरुआत इनके पिताजी ने कर दी थी। तो इस नीति को इन्होंने और आगे बढ़ाने का काम किया, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने का कोशिश किया। प्रसेनजीत, जिनका नाम पहले भी आ चुका है, कौशल के शासक थे, इनकी पुत्री, इससे पहले जो थी वो उनकी बहन थी, अब जो नाम है वो इनकी पुत्री का नाम है, इनका नाम था वाजिरा। इनके साथ इन्होंने विवाह किया। ये प्रसेनजीत की पुत्री थी वाजिरा। अजातशत्रु का विवाह हुआ, और इससे मतलब काशी यानी कि जो कौशल प्रदेश है उसके साथ एक बेहतर रिश्ता आगे बरकरार रहा। साथ ही साथ जो लिच्छवी का क्षेत्र है उस पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, यानी लिच्छवी से इनका युद्ध हुआ। तो लिच्छवी पर आक्रमण किया गया और इसको जीत लिया गया। तो इस तरह एक महत्वपूर्ण साम्राज्य को, एक जो महत्वपूर्ण एरिया था उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया गया, और इससे साम्राज्यवाद और आगे बढ़ा। तो अजात शत्रु ने इस तरह से कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लिच्छवी से जो इनका युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने कुछ खास तरह के हथियारों का प्रयोग किया गया था। तो उसका नाम हम लोग लिख लेते हैं। एक जो हथियार है वो रथ मूसल है। ये रथ में लगा होता था और दुश्मन सेना पर इसके द्वारा हमला किया जाता था।
और दूसरा जो एक हथियार है उसका नाम है महाशिलाकंटक। ये उस समय के लिए एक तरह से तोप का काम करता था और इसमें से पत्थर बड़े बड़े बरसाए जाते थे। तो इन दो हथियारों का प्रयोग किया गया था और इसके माध्यम से इन्होंने लिच्छवी पर जीत दर्ज की और इससे मगध का विस्तार हुआ। तो हम लोग निष्कर्ष के रूप में अंत में ये लिख सकते हैं कि ये जो मगध है उसके साम्राज्यवाद के उत्थान में कई सारे कारण रहे, जिसमें से एक भौगोलिक कारण हम लोग देखें। इसके अलावे जो शासकों की योग्यता थी, साथ ही साथ यहाँ की प्रजा और हर एक कुल के अधीन जो कुछ महत्वपूर्ण शासक हुए, उन्होंने क्या क्या नीतियां अपनाई, क्या क्या काम किया, जिससे कि मगध का साम्राज्यवाद आगे बढ़ा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो मगध अचानक से ही नहीं, पूरे भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य बन गया। एक लंबी प्रक्रिया थी और इसमें कई सारे कारकों ने अपना योगदान दिया, तब जाके मगध साम्राज्य एक बड़े साम्राज्य का आकार ले पाया और आगे चल के भारतीय इतिहास में एक इसका महत्वपूर्ण स्थान हो गया और आगे चल के कई सारे नए साम्राज्यों के उदय की पृष्ठभूमि यहीं से तैयार हुई। इसके जो बहुत सारे योगदान रहे उसमें इसका जो राजकीय व्यवस्था रहा, साथ ही साथ जो आर्थिक नीतियां रही, वो सब उल्लेखनीय है। तो बस लगभग सारा बात क्लियर हो गया होगा, तो हम लोग खत्म करते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे सारा बात। अब इस प्रश्न को लिख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।